हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लुईस के श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर लुईस ने श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास के इस सिद्धांत को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। यह द्विक्षेत्र अर्थव्यवस्था पर लागू होता है। इसमें इन्होंने दो क्षेत्र बताए, पहला तकनीकी क्षेत्र, दूसरा प्राइमरी क्षेत्र समझ लीजिए इसको एग्रीकल्चर क्षेत्र भी कहेंगे। इन्होंने इन दोनों पर ये सिद्धांत बताया है। अल्प विकसित देशों में निर्वाह मजदूरी पर असीमित पूर्ति उपलब्ध रहती है। आर्थिक विकास तब होता है जब निर्वाह मजदूरी को हटाकर पूंजी मजदूरी पर लगाया जाए, यानी निर्वाह मजदूरी को हटाकर पूंजीवादी मजदूरी पर लगाया जाए, तो जिससे आर्थिक विकास अधिक तेजी से बढ़ता है। निर्वाह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का प्रयोग नहीं करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो पुनः उत्पादित होने वाली पूंजी का प्रयोग करता है। यह क्षेत्र लाभ अर्जित करने के लिए मजदूरों को फैक्ट्री, खानों, बागानों आदि में लगाता है। निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत अल्प विकसित देशों में सही रहता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पूंजी तथा प्राकृतिक साधनों की तुलना में अति जनसंख्या वाली होती हैं। परिणाम स्वरूप श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, नगण्य या कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। सामान्य भाषा में इन्होंने ये बताया कि अल्प विकसित देशों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, पूंजी की कमी होती है, जहाँ छुपी हुई बेरोजगारी विद्यमान रहती है। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये है कि जैसे किसी खेत में कृषि कार्य में लेते हैं, किसी खेत में दो ही व्यक्तियों की जरूरत है लेकिन घर के सभी व्यक्ति लगे हुए हैं। अगर हम उनको हटा दें तब भी उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं वो वहां से हटाकर पूंजीवादी क्षेत्र में कार्य करें, तो जो माइग्रेशन होगा, एक तो ये कि अल्प विकसित देश में लागू है, दूसरा जीवन निर्वाह मजदूरी से हटाकर उनको पूंजीवादी मजदूरी पर ले आए, तो जिससे उत्पादन ज्यादा होगा, आर्थिक विकास होगा। क्योंकि पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादकता ज्यादा होती है, मजदूरों को निर्वाह मजदूरी से ज्यादा मजदूरी भी प्राप्त होती है, तो उनका जीवन स्तर भी सुधरता है। इस तरीके से उनको माइग्रेट हो जाना चाहिए, यानी निर्वाह सेक्टर से पूंजीवादी सेक्टर पर चले जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत खुली अर्थव्यवस्था पर ज्यादा अच्छे से लागू हो सकता है। जैसे अगर अपने ही देश में जहाँ कृषि क्षेत्र है वहां से पूंजीवादी क्षेत्र में वर्कर्स को ले जाना चाहिए। अगर अपने यहाँ नहीं जगह है या नहीं सुविधा है, पैसा ज्यादा, लाभ ज्यादा लेना है, तो दूसरे देशों में भी भेज सकते हैं या वहां से दूसरे देशों से वर्कर्स ले भी सकते हैं। इसी तरीके से निवेश भी हम दूसरे देशों में भी कर सकते हैं या दूसरे देशों का निवेश अपने देश में कर सकते हैं। अब ये है कौन कौन से लोग प्राइमरी सेक्टर से
पूंजीवादी सेक्टर पर जाएंगे, उनमें ये है कि जो कृषि कार्य में एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं वो, नहीं तो घर में काम करने वाले जो नौकर चाकर होते हैं, छोटे मोटे व्यापारी, यहाँ तक कि महिलाओं को भी कार्य पर लगाया जाना चाहिए। जो पूंजीवादी सेक्टर में जाएंगे तो अधिक लाभ कमाएंगे, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा। अब ये अड़चन है कि जो व्यक्ति जाएंगे पूंजीवादी सेक्टर में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो ये आंशिक अड़चन है जिसको अस्थायी अड़चन भी लुईस ने कहा। इसमें यह है कि जो लोग जाएं उनको कुशल प्रशिक्षण देकर उनको कुशल बनाया जा सकता है। निर्वाह मजदूरी से पूंजीवादी मजदूरी ज्यादा होती है, लगभग 50%। पूंजीवादी मजदूरी की तुलना में पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता भी अधिक होती है। इसी वजह से पूंजी का अतिरेक प्राप्त होता है। पूंजी निर्माण पूंजीवादी अतिरेक पर निर्भर करता है। इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये डायग्राम है। एक्स अक्ष पर है श्रम की मात्रा, वाई अक्ष पर है मजदूरी तथा सीमांत उत्पादकता। अब जब रोजगार की मात्रा है ON1, तो देखिए अतिरेक जो प्राप्त हो रहा है या सीमांत उत्पादकता जो है वो है P1Q1, और श्रम की ON1 श्रम की मात्रा पर सीमांत उत्पादकता है P1Q1, मजदूरी है OW। यानी जो ये वक्र आया है P1Q1, ये अतिरेक है WP1Q1। क्यों? क्योंकि इतनी ही मजदूरी दी गई है OW, ऊपर जो बचा वो अतिरेक है। ये है पूंजी अतिरेक। अब जो एक्स्ट्रा है, अतिरेक है, इसको दोबारा फिर से खर्च किया गया। पूंजी जो बच गई है उस पूंजी को दोबारा लगाया गया। जब दोबारा लगाया जाएगा तो दोबारा निवेश करने के लिए फिर से रोजगार की जरूरत पड़ेगी, फिर से श्रम की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब श्रम बढ़कर हो जाएगा ON2। अब जब ON2 हो गया तो फिर ऊपर देखेंगे वक्र प्राप्त होगा P2Q2। यानी अब भी जो मजदूरी है वो OW दी गई है, फिर अतिरेक प्राप्त हुआ WP2Q2। अब जो ये अतिरेक है इसको फिर से खर्च करेंगे, फिर से निवेश करेंगे, तो ON3 श्रम की मात्रा होगी, फिर ये वक्र प्राप्त होगा P3Q3। यानी अब अतिरेक हुआ WP3Q3। तो ये अतिरेक, जितनी बार अतिरेक बढ़ता रहेगा उसी तरीके से वो निवेश होता रहेगा, तो श्रम की मात्रा बढ़ती रहेगी, यानी लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा और आर्थिक विकास भी होता रहेगा और पूंजी निर्माण होगा। जैसे जैसे पूंजी अतिरेक बढ़ेगा वो आगे बढ़ निवेश होता जाएगा, वो पूंजी निर्माण होता चलेगा। एक ये लाइन जो खींची है SS, ये है निर्वाह मजदूरी। यानी जो सेक्टर 1 में यानी कृषि क्षेत्र में लोग पाते हैं निर्वाह मजदूरी, जिस पर आदमी सिर्फ जीवित रह सकता है। ये WW है पूंजीवादी मजदूरी। यहीं से हमारा वक्र निकल रहा है, क्योंकि पूंजीवादी सेक्टर का हम बना रहे हैं कि उसमें कितनी आय प्राप्त होती है, किस हिसाब से पूंजी निर्माण होता है। इस प्रकार इस डायग्राम से पता चलता है कि पूंजीवादियों द्वारा कमाए गए लाभों में से ही पूंजी निर्माण होता है। तकनीकी प्रगति लाभों को बढ़ाती है और पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि करती है। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।